हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ब्रिजभूषण एंड वेलकम टू सुपर शिक्षा एजुकेशन दैट इवॉल्व यू। क्लास 12th के लिए हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे, जिसमें हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज के वीडियो लेक्चर से हम क्लास 11th के लिए बायोलॉजी शुरू कर रहे हैं और हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 से। पहला चैप्टर है आपके पास जीव जगत, द लिविंग वर्ल्ड। तो सबसे पहले चैप्टर के कुछ बेसिक डेफिनेशन को समझ लेते हैं, जिनसे कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो पहले सबसे बेसिक डेफिनेशन, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी क्या होता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों की संरचना, कार्य की वृद्धि व विकास का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहते हैं। यानी साइंस की ऐसी ब्रांच, विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम किसी सजीव, ऐसा जीव जिसमें जीवन है, उसकी संरचना यानी स्ट्रक्चर, कार्य की यानी कि फिजियोलॉजी, उसका शरीर कार्य कैसे कर रहा है, वृद्धि, उसमें किस प्रकार से वृद्धि हो रही है, और विकास, पृथ्वी में जीवों का किस प्रकार से विकास हुआ है या फिर उस जीव का इस धरती पर किस प्रकार से विकास हुआ है और उसके शरीर में किस प्रकार से विकास हो रहा है। इन सब का अध्ययन हम साइंस की जिस ब्रांच में करते हैं उसे हम कहते हैं बायोलॉजी या जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की प्रमुख 2 शाखाएं होती हैं। पहले है वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी, दूसरा है जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी। वनस्पति विज्ञान में हम अध्ययन करते हैं पेड़ पौधों का और इसके जनक कहे जाते हैं, यानी कि वनस्पति विज्ञान के जनक कहे जाते हैं थियोफ्रास्टस, और जंतु विज्ञान के जनक कहे जाते हैं अरस्तु। और अगर प्रश्न पूछा जाता है कि जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के जनक कौन है, तब उसका आंसर भी होता है अरस्तु। तो जंतु विज्ञान व जीव विज्ञान दोनों के जनक का उत्तर है अरस्तु। तो ये हमने कुछ बेसिक डेफिनेशन और पॉइंट्स यहाँ पर देखे। आगे देखते हैं, चैप्टर का नाम है जीव जगत। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि जीव क्या होते हैं। किसको हम कहेंगे कि एक जीव है, एक ऑर्गेनिज्म है। जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं का बना वह संगठन है जिसमें बाह्य व आंतरिक वृद्धि होती है, विकास होता है, चेतना होती है और अपने जैसा प्रतिरूप बनाने की क्षमता होती है, वह जीव कहलाता है। इसका मतलब है कि जीव एक या अधिक कोशिकाओं का बना संगठन है। कोशिकाओं का होना आवश्यक है, मतलब जीव एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। जब उसमें कोशिका होगी तभी जाकर हम कहेंगे ये जीव है। दूसरा, उसमें बाह्य व आंतरिक वृद्धि होती है। बाह्य वृद्धि जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। कोई अगर छोटा बच्चा बड़ा हो रहा है या कोई छोटा पौधा बड़ा हो रहा है तो हम उसको बड़ा होते हुए देख सकते हैं, बाह्य वृद्धि। आंतरिक वृद्धि, उसके शरीर में जो कोशिकाएं गुणित हो रही हैं, उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है, कोशिकाओं का आकार बढ़ रहा है, यह है आंतरिक वृद्धि। तो जीवों में बाह्य व आंतरिक वृद्धि होती है। विकास होता है, जीवों का विकास होता है, उनका लगातार शारीरिक और मानसिक विकास होता है। चेतना होती है, इसका मतलब है कि वो जो अपने चारों तरफ वातावरण में परिवर्तन हो रहे हैं उनको महसूस कर सकते हैं। ज़्यादा धूप, ज़्यादा गर्मी, छाँव, ठंडी, बारिश, ये सब जितने भी वातावरणीय परिवर्तन है या मौसमीय परिवर्तन है या अन्य कोई परिवर्तन जो उनके चारों तरफ हो रहा है, उनको महसूस कर सकते हैं, उनमें चेतना होती है। कोई निर्जीव पत्थर अगर कहीं बाहर पड़ा है तो मौसम में कितने भी बदलाव हों उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक लिविंग थिंग नहीं है। इसके अलावा अपने जैसा प्रतिरूप बनाने की क्षमता होती है। जीव जनन करते हैं, चाहे वो अलैंगिक विधि या लैंगिक विधि, किसी भी विधि से वो जनन करेंगे और अपने जैसा एक नया जीव बनाएंगे। इस प्रकार की संरचना को हम कहते हैं जीव या ऑर्गेनिज्म। तो हम समझ गए कि जीव क्या होता है। आगे देखते हैं सजीवों के प्रमुख लक्षण। अगला टॉपिक है हमारे पास सजीवों के प्रमुख लक्षण। ऐसे कौन से लक्षण हैं जिसके कारण हम किसी वस्तु को कह देते हैं कि इसमें जीवन है। आइए देखते हैं। सबसे पहले आता है वृद्धि या ग्रोथ। सभी सजीव वृद्धि करते हैं, ये हम सब जानते हैं। उनमें वृद्धि या ग्रोथ होती है सजीवों में। जीवों के भार व संख्या में वृद्धि होती है। जो जीव होते हैं, जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, उनकी कोशिकाएं जब शरीर में गुणित होती हैं और कोशिकाओं की संरचना बड़ी होती है, यानी उनका आकार बढ़ता है, तो उनका भार बढ़ता है, पूरे जीव का भार बढ़ता है। इसके अलावा जो एक कोशिकीय जीव हैं, जब वो विभाजित होते हैं और बहुत सारी कोशिकाएं बना देते हैं तो उनकी संख्या में वृद्धि होती है। तो कोशिकाओं के विभाजन से ही जीवों के भार में भी वृद्धि होती है और संख्या में भी वृद्धि होती है। यह वृद्धि आंतरिक होती है। बाह्य वृद्धि तो होती ही है, लेकिन जीवों में मुख्यतः वृद्धि आंतरिक होती है, जिसके कारण वो बाहर से वृद्धि होते हुए या बाहर से बड़े होते हुए दिखाई देते हैं। जब कोशिकाएं गुणित होंगी, कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी, कोशिकाओं का आकार बढ़ेगा, तब जाकर जीव बाहर से बड़ा होता हुआ दिखेगा। तो मुख्यतः वृद्धि आंतरिक होती है। आंतरिक मतलब कोशिकाओं में गुणन और विभाजन से ही वृद्धि दिखाई देती है जीवों में। जीवों के भार व संख्या में वृद्धि कोशिका विभाजन द्वारा होती है, ये हम समझ गए।
ये एक पौधा है, तो पहले ये एक पत्ती, फिर दूसरी पत्ती, 3 पत्ती, और इस तरीके से हम इसमें वृद्धि होते हुए लगातार इस पौधे में देख सकते हैं। एक छोटा सा पौधा एक दिन फल देने लगता है, तो इस वृद्धि को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो इस पौधे की कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हुई, उनके आकार में वृद्धि हुई, और जिसके कारण पौधे की लंबाई व भार में वृद्धि हुई। लेकिन इसके अलावा कुछ निर्जीव भी वृद्धि दर्शाते हैं, अतः वृद्धि एक निर्धारक गुण नहीं है। अब इन लाइन का मतलब समझिए। ये एक पर्वत है। पर्वत का निर्माण कैसे होता है? धरती की सतह के नीचे जब दो प्लेटें आपस में सामने सामने आती हैं, तो वहाँ से भूमि का भाग ऊपर उठ जाता है, जिससे पर्वत का निर्माण होता है। धीरे धीरे उस भाग पर मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि पदार्थों का जमाव होता है, जिससे उसके आकार में और अधिक वृद्धि होती है। तो यानी कि इस पर्वत के आकार में भी वृद्धि हुई। तो क्या ये एक सजीव है? नहीं, ये एक सजीव नहीं है, क्योंकि यह एक कोशिकीय संगठन नहीं है। कोशिकाओं से नहीं बना हुआ है, ना ही कोशिकाओं में विभाजन हो रहा है, ना ही कोशिकाओं में वृद्धि हो रही है। केवल पदार्थों के जमाव से इसके आकार में वृद्धि हो रही है, लेकिन फिर भी यह वृद्धि दर्शा रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर किसी चीज़ में वृद्धि हो रही है, तो मात्र हम उसे इसलिए सजीव नहीं कह देंगे कि इसमें वृद्धि हो रही है। सजीव में वृद्धि हो रही है, उसके साथ साथ उसमें और भी गुण मौजूद होने चाहिए, तभी हम उसको सजीव कहेंगे। केवल वृद्धि होने पर ही हम सीधे डिसाइड नहीं कर लेंगे कि भाई ये सजीव है और ये निर्जीव है। वृद्धि के साथ साथ हम और गुणों को भी देखेंगे। इसलिए वृद्धि एक निर्धारक गुण नहीं है। मतलब केवल और केवल वृद्धि के आधार पर किसी को सजीव नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कहीं कहीं निर्जीव भी वृद्धि को प्रदर्शित करते हैं। दूसरा गुण है प्रतिक्रिया एवं उत्तेजना। प्रतिक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स देना, उत्तेजना यानी स्टिमुलेशन। सजीवों में प्रतिक्रिया, उत्तेजना व चेतना पाई जाती है। प्रतिक्रिया मतलब अगर हम खुद मनुष्य का उदाहरण लें, अगर हमारा शरीर किसी गर्म चीज़ को छू जाए तो हम तुरंत हाथ हटा लेते हैं या सोचते हैं, तुरंत हटा लेते हैं। लेकिन अगर कोई लकड़ी है जो मृत है यानी सूख चुकी है, उसको हम जला रहे हैं, तो क्या वो चूल्हे से निकलकर खुद बाहर आ रही है? नहीं आ रही है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो जल रही है, तो क्योंकि वो अपने उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया नहीं कर रही है। उत्तेजना का मतलब होता है जब कोई उद्दीपन मिलता है और उसके खिलाफ या उसके आधार पर हम प्रतिक्रिया करते हैं। हमें कोई चीज़ चुभी, तो हमें शरीर को उद्दीपन मिला और हमने तुरंत हाथ हटा लिया, तो हमें एक उद्दीपन मिला, उसके खिलाफ हम तुरंत उत्तेजित हुए और हमने प्रतिक्रिया की। हम रास्ते से जा रहे थे, हमें कोई डरावना सा सांप दिखा, हमारा शरीर तुरंत उत्तेजित हो गया और वहाँ से हम भाग निकले। तो हमने वहाँ उद्दीपन, जो डर उद्दीपन था, उसको ग्रहण किया और हमारा शरीर उत्तेजित हुआ। हमने उत्तेजना ग्रहण की और उसके आधार पर हमारे शरीर ने प्रतिक्रिया की। तो हमारा शरीर यानी कि सजीवों का शरीर उद्दीपन ग्रहण करता है, उत्तेजित होता है और उसके आधार पर प्रतिक्रिया करता है। इसके अलावा सजीवों में चेतना पाई जाती है। चेतना मतलब अपने चारों तरफ वातावरण की समझ होती है। अगर आप बुक पढ़ने बैठे हैं बहुत ध्यान से और कोई व्यक्ति अचानक से सामने से जाता है, तो आप उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि कोई गया है। तो ये क्या है? चेतना है। जीव अपने आसपास के वातावरण या पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। जैसा कि हम जान चुके हैं, भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तन, जैसे मौसमी परिवर्तन होंगे, धूप, जाड़ा, गर्मी, बरसात, ये भौतिक परिवर्तन, या फिर किसी रसायन के प्रति परिवर्तन हो सकता है। किसी केमिकल से हमें एलर्जी हो सकती है, तो उसके खिलाफ भी हमारा शरीर प्रतिक्रिया करता है। होता है ना, कभी कोई क्रीम या कोई लोशन लगाने से हमारे शरीर पे तुरंत एलर्जी हो जाती है, तो वो हमारे शरीर की प्रतिक्रिया है उस रसायन के खिलाफ या उस रसायन के प्रभाव से। इसके अलावा जैविक उद्दीपन, जैसे हमें भूख लगती है तो एक जैविक उद्दीपन है, तो हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं। तो हमने भूख उद्दीपन को ग्रहण किया और इसके रिस्पॉन्स में हमारे शरीर ने प्रतिक्रिया की कि हमने खाना खा लिया। तो ये भौतिक, रासायनिक और जैविक उद्दीपन हमारा शरीर ग्रहण करता है, किसी भी जीवधारी का शरीर ग्रहण करता है जो जीवित है, और उसके आधार पर उसका शरीर प्रतिक्रिया करता है। तो ये प्रतिक्रिया, उत्तेजना और चेतना सजीव का लक्षण है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर नोट करने वाली है कि कोमा में गया व्यक्ति भी आंतरिक प्रतिक्रिया एवं उत्तेजना दर्शाता है। अगर कोई व्यक्ति कोमा में चला जाता है तो बाहर से उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखाई देता है। वो हाथ पैर नहीं हिला पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है, उसके सामने जो लोग हैं उनको पहचान नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी वो जीवित है। क्यों? क्योंकि जो दवाई उसके शरीर में दी जा रही है इंजेक्शन से या फिर किसी और तरीके से, उसका शरीर उस दवाई को ग्रहण कर रहा है, उसके रक्त में वो दवाई जा रही है और उसका शरीर उस दवाई से ठीक हो रहा है, यानी कि उसके आधार पर उसका शरीर प्रतिक्रिया कर रहा है, उसको ग्रहण कर रहा है। तो आंतरिक रूप से
वो कोमा में गया व्यक्ति प्रतिक्रिया अभी भी कर रहा है, भले ही बाहरी रूप से वो प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, लेकिन उसका शरीर अंदर से प्रतिक्रिया कर रहा है। अतः प्रतिक्रिया उत्तेजना एक निर्धारक गुण है। मतलब जो सजीव होगा वो किसी भी अवस्था में हमेशा प्रतिक्रिया करेगा, चाहे वो कोमा में गया हो तब भी वो आंतरिक प्रतिक्रिया करेगा। अगर मनुष्य के केस में हम देखा जाए तो प्रतिक्रिया, उत्तेजना और चेतना एक निर्धारक गुण है। अगर ये किसी में होगी तो वो पक्का सजीव होगा। यहाँ पर निर्जीव हो सकता है वाली बात नहीं है। अगर किसी में चेतना है, प्रतिक्रिया है, उत्तेजना है तो वो केवल और केवल सजीव होगा। अतः हम कह सकते हैं कि प्रतिक्रिया और उत्तेजना एक निर्धारक गुण है। अगर ये एकमात्र गुण है तब भी हम कह सकते हैं कि ये जीव सजीव है, ये ऑर्गेनिज्म सजीव है, इसमें जीवन है। अगला कैरेक्टर है प्रजनन। प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन। इसका मतलब होता है सजीव प्रजनन करते हैं। सभी सजीव अपनी जाति व अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। प्रजनन का मतलब होता ही यही है कि प्रकृति में अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है? प्रजनन या जनन, रिप्रोडक्शन जिसे हम कहते हैं। कोई भी निर्जीव है वो हजारों सालों तक उसी संख्या में बने रहेगा, लेकिन सजीव हमेशा प्रकृति में आकर अपने जीवन काल में संतति उत्पन्न करता है, अपने समान नया जीव उत्पन्न करता है, ताकि वो अपना अस्तित्व इस पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में बनाए रख सके। जैसे मनुष्य के केस में हम देखते हैं नर और मादा होते हैं, वो संतान उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार पुष्पी पादपों के केस में भी होता है, नर और मादा फ्लावर आपस में इनके युग्मकों का संलयन होता है। तो ये क्या है? प्रकृति में सजीवों में एक प्रक्रिया पाई जाती है प्रजनन, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि भाई ये सजीवों का लक्षण है, क्योंकि ये अपने जैसी नई संतान बना रहे हैं। निर्जीव ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन कुछ इसके भी अपवाद हैं, जैसे खच्चर, श्रमिक मधुमक्खी जो वर्कर बी होती हैं, नपुंसक मानव यानी कि ऐसे मानव जिनमें जनन की क्षमता खत्म हो चुकी हो, आदि प्रजनन नहीं करते हैं। अतः प्रजनन एक निर्धारक गुण नहीं है। जिस प्रकार से वृद्धि एक निर्धारक गुण नहीं था, उसी प्रकार से प्रजनन को भी यहाँ पर हम एक निर्धारक गुण नहीं मान सकते, क्योंकि कुछ जीव हैं जैसे श्रमिक मधुमक्खी, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ये श्रमिक मधुमक्खी है। इसका कार्य केवल छत्ते के निर्माण में और शहद के निर्माण में सहायता करना होता है। इसके अलावा ये जनन से संबंधित यानी अगली पीढ़ी के निर्माण के किसी भी कार्य में कोई भाग नहीं लेती। इसका काम केवल शहद और छत्ते का निर्माण है। इसके अलावा जैसे खच्चर जो एक संकर प्रजाति है, ये भी जनन में असमर्थ होते हैं, अपनी जैसी संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। अपने जैसी संतान उत्पन्न ना कर सकने के बावजूद भी इनमें जीवन होता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रजनन एक निर्धारक लक्षण नहीं है। कुछ सजीव ऐसे भी हो सकते हैं जो धरती पर आए तो हैं, लेकिन वो अपने जैसी संतान अब आगे उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। केवल अपने जीवन काल तक ही सीमित रहेगा उनका अस्तित्व। वो अपना अस्तित्व आगे संतान के रूप में बढ़ाने में असमर्थ होते हैं, लेकिन फिर भी वो एक सजीव हैं। तो ये भी एक निर्धारक लक्षण नहीं है, प्रजनन भी। इसके बाद अगला लक्षण है उपापचय क्रियाएं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। सजीव उपापचय क्रियाएं करते हैं। सभी सजीवों में हजारों उपापचय क्रियाएं होती हैं, जैसे पोषण, पाचन, स्वांगीकरण आदि। ये जीवों की स्पष्ट अविलाक्षणिक गुण हैं। ये भी एक निर्धारक गुण है। जो ये उपापचय क्रियाएं होती हैं यानी पोषण, पाचन, स्वांगीकरण आदि केवल और केवल सजीवों में ही होती हैं। जब ये किसी जीवधारी में हो रही हैं तो हम कह देंगे कि वो सजीव है। अगर किसी में पाचन हो रहा है, वो खाना खा रहा है और उसमें पाचन हो रहा है, तो वो सजीव है। उसमें पोषण हो रहा है यानी कि उसके शरीर में वो भोज्य पदार्थ जाकर ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं और उसके शरीर का निर्माण कर रहे हैं, तो वो सजीव है। स्वांगीकरण हो रहा है यानी कि उसके शरीर में जाकर पदार्थ टूट रहे हैं, जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूट रहे हैं, उनसे ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, तो वो सजीव है। इनमें से कोई भी क्रिया किसी भी रूप में निर्जीवों में संभव नहीं है। केवल और केवल सजीवों में ही उपापचय क्रियाएं यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ संभव हैं। तो ये एक निर्धारक गुण है। चाहे वो कोई भी उपापचय क्रिया हो, चाहे पाचन हो, चाहे श्वसन हो, वो केवल और केवल सजीव में ही होगी। इसके अलावा अगला गुण है गति। सजीव गति करते हैं। यहाँ गति को हम दो प्रकार से समझते हैं। स्वतः गति जो निर्जीवों में भी होती है, जैसे जल अगर बह रहा है तो उसमें गति है, लेकिन वो जीवित नहीं है। इसी प्रकार ढलान में कोई पत्थर लुढ़क रहा है तो उसमें गति है, लेकिन वो जीवित नहीं है। तो स्वतः गति अपने आप जो होती है वो निर्जीवों में भी पाई जा सकती है। इसके अलावा प्रेरित गति जो होती है, जो किसी बाह्य कारक से प्रेरित होकर होती है, केवल सजीवों में होती है।
अगर आपके पीछे कोई खतरनाक जानवर भाग रहा है तो हम तेज़ी से भाग रहे हैं और हम स्वयं भाग रहे हैं। अपने आप हमारा शरीर ऊर्जा उत्पन्न करके हमारे शरीर को गति दे रहा है। तो ये है प्रेरित गति और केवल सजीवों में पाई जाती है। इसके अलावा अगला लक्षण है उत्सर्जन। सभी जीवों में विविध क्रियाओं के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के अनावश्यक पदार्थ बनते हैं जिनको जीवधारी अपने शरीर से निष्कासित करते हैं। जैसे मनुष्य में होता है, हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है, जल का अवशोषण होता है और जो अतिरिक्त भोज्य पदार्थ या अनावश्यक जो हमारे शरीर में पचते नहीं हैं और जल जो आवश्यकता से अधिक होता है हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसी प्रकार से अन्य सभी जीवों में, चाहे वो एक कोशिकीय हों चाहे वो बहुकोशिकीय हों, सभी में उत्सर्जन पाया जाता है। जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं, जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर में, तो उनसे जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उनका निष्कासन जीवधारियों द्वारा शरीर के बाहर कर दिया जाता है। एक कोशिकीय जीवों में ये शरीर की सतह के द्वारा होता है, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में इसके लिए विशिष्ट संरचनाएं या अंग होते हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जीवों की अंततः मृत्यु होती है। ये भी सजीवों का लक्षण है, वो अंततः मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट फर्स्ट चैप्टर से, और इसके अलावा हमने समझा कि जीव यानी ऑर्गेनिज्म क्या होता है और सजीवों के मुख्य लक्षण क्या होते हैं। आने वाले वीडियोस में हम चैप्टर के बाकी टॉपिक्स को बहुत डिटेल में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और लेते रहें सुपर शिक्षा। थैंक यू।